हाय एवरीवन, दिस इज अमन। पिछले वीडियोस में हम लोग जो है जनवरी 20 और जुलाई 19 के ओ लेवल के सी के पेपर के ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं। अब उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इसको शेयर ज़रूर करिए और भी दूसरे स्टूडेंट से, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। और इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं जनवरी 19 का सी लैंग्वेज का पेपर। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, हमने बताया है, हर वीडियोस के पहले हम बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, इसमें देखिए ये क्वेश्चन पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट बेसिक सी आती है, उन्होंने पढ़ रखी है, फिर से पेपर दे रहे हैं, या फिर उन्होंने पहले पढ़ी है, अब उन्हें रिवीजन करना है। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसी के बारे में, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। और जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो जो है आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का। आप वहाँ पर जाकर जो है वहाँ पर हमने 40 लेक्चर्स का सी प्रोग्रामिंग का ओ लेवल के लिए, ओ लेवल में सी प्रोग्रामिंग का जो पेपर आता है, ठीक है ना, उसको उसको ध्यान में रखते हुए पूरा 40 लेक्चर्स का कोर्स बनाया हुआ है हमने, ठीक है ना। तो वो 40 आवर्स का कोर्स है, उसको आप कर सकते हैं और आसानी से सारी चीज़ें, आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रोग्राम, सब चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसको कोर्स को करके आएँ, तब इसको करें, ठीक है ना। तब आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी हुई है उनके लिए हम ये बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसे हमने बताया कि आज हम कवर करने जा रहे हैं जनवरी 19। तो जनवरी 19 में चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कमी है, यहाँ पर एक मिसिंग है। ये कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम जरा सा हाईलाइट कर दें ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो, आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है, आपको साफ दिखे। तो ये जो है, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 1.1, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पर हैं। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये जो नीचे एक्सप्रेशन दी है, इसमें जो ये चार ऑप्शन हैं, ठीक है ना, इन ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मिसिंग है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन क्या है वो हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन पेपर में छूट गई है, एक्सप्रेशन नहीं लिखी हुई है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है। तो एक मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं, एक्सप्रेशन नोट करके देखते हैं कि इसकी क्या एक्सप्रेशन होगी। इसकी जो एक्सप्रेशन होगी वो ये है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में मिसिंग है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ये एक्सप्रेशन है, पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है आपको, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एस्ट्रिक जेड, और फिर डिवीजन है, फिर 4 है, फिर मॉडुलर डिवीजन है, फिर 2 है, फिर -1 है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन में बात कर रहा है, ठीक है ना। बिलो एक्सप्रेशन है ना, तो बिलो एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। वो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका एक्चुअल पेपर जो आया होगा उसमें होगी, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है
कि जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व की जाएगी, ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, ठीक है ना। जब देखिए यहाँ पर जब मल्टीपल ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करें, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, एस्ट्रिक है, डिवीजन है, मॉडुलर डिवीजन है, माइनस है, कई सारे ऑपरेटर हैं, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, ठीक है ना, कई सारे ऑपरेटर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ऐसे मैथ्स में आप अरिथमेटिक के लिए बॉड मास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, या फिर डी मैथ्स आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है, जो सी प्रोग्रामिंग में जब आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं तो उसमें तो जो है उसको सॉल्व किया जाता है उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बेस पे, ठीक है ना। सबसे पहले उनकी प्रेसिडेंस चेक की जाती है और उसके बाद जो है उनकी एसोसिएटिविटी चेक की जाती है। मतलब जब मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं तो आपको क्वेश्चन आता है, आपको दिक्कत होती है कि पहले किसको सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे पहले प्लस आ रहा है, इसके बाद एस्ट्रिक आ रहा है, कि डिवीजन है, कि मॉडुलर डिवीजन है, कि माइनस है, किसको सॉल्व करें। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ने करें, अगर आप मैथ्स वाला रूल लगा दें तो डी मैथ्स में तो पहले क्या आ रहा है, डिवीजन है, तो क्या पहले आप डिवीजन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कि फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे ना, तो फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन फिर ये एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर सी में ऐसा नहीं है। सी में जो है, अब आपको लगता होगा कि हाँ डी मैथ्स होता है, डी मैथ्स नहीं होता है। सी में एक्चुअली प्रेसिडेंस के हिसाब से होता है, प्रेसिडेंस और फिर एसोसिएटिविटी। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ये सब आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर दिख रहे हैं, चाहे प्लस हो, एस्ट्रिक हो, स्लैश हो, ये डिवीजन हो, मॉडुलर डिवीजन हो, ये सब क्या है, ये सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। सी में 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन। देखिए पांचों यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा पहले सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो जो पहले सॉल्व होगा उसी हिसाब से ये क्वेश्चन दिए हैं कि पहले ये वाला इस तरीके से सॉल्व होगा कि पहले एस्ट्रिक सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलर डिवीजन, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इक्वल, कि पहले इक्वल सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा, कि ये सी वाला ऑर्डर फॉलो करेगा, फिर डी वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली किस ऑर्डर में फॉलो होगा, किस ऑर्डर में कौन सा ऑपरेटर पहले जो है आपका पहले एग्जीक्यूट होगा। भाई हमने कहा यहाँ इक्वल भी एक ऑपरेटर है, इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, तो अब इसको देखना हो तो हमने बताया, हमने 2 वर्ड के नाम लिए, हमने कहा एक प्रेसिडेंस होती है, एक एसोसिएटिविटी होती, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंस मतलब जिसकी प्रेसिडेंस जो है ज्यादा होती है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, जिसकी प्रेसिडेंस कम होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। लेकिन कैसा भी होता है, तमाम सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इक्वल होती है, मतलब एक ही होती है, ठीक है ना। तो अगर एक ही होती है तब क्या किया जाए, अब जब प्रेसिडेंस एक ही होती है तब हम उसको तब ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं कि किसको पहले जो है एग्जीक्यूट करें, तब हम डिसीजन लेते हैं उसकी एसोसिएटिविटी के बेस पे, ठीक है ना। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी होती है या तो लेफ्ट टू राइट होती है या तो राइट टू लेफ्ट होती है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में जब मल्टीपल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं तो लेफ्ट टू राइट का मतलब अगर वो लेफ्ट में जो पहले आए वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है ना। और राइट टू लेफ्ट है मतलब जो राइट में पहले आए तो राइट में सॉल्व होगा। तो अगर इसकी मान लीजिए लेफ्ट टू राइट हो तो पहले जो लेफ्ट में पड़ेगा वो सॉल्व होगा, ठीक है ना। लेकिन पहले तो हमें ये चेक करना है कि प्रेसिडेंस, अब हमने कहा प्लस की प्रेसिडेंस क्या होती है, एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस क्या होती है, और इसकी डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन की प्रेसिडेंस क्या होती है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए पहले हम चार्ट आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ठीक है ना। तो अब देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपका ये चार्ट है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हैं और ये एसोसिएटिविटी है, ठीक है। ऑपरेटर हमने कहा ये जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ऊपर वाले ऑपरेटर्स की सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो और नीचे वाले ऑपरेटर्स की जो है, जो आपकी प्रेसिडेंस है वो सबसे कम है, समझ में आ रहा है ना। तो अब जैसे हमने कहा ये जो ऊपर वाले ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये इनकी सबसे ज्यादा है, और फिर जैसे जैसे ये नीचे आता चला जा रहा है
प्रेसिडेंस जो है कॉमा ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस कम है। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि कई सारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस एक सी है। जैसे ऊपर ये आप देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट्स हैं इनकी प्रेसिडेंस एक ही है, प्रेसिडेंस एक ही है, लेकिन इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि जो पहले लेफ्ट में पड़ेगा वो पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद उसके सॉल्व होगा, फिर उसके बाद सॉल्व होगा, तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम आ जाएं अपने ऑपरेटर्स पे, जो ऑपरेटर्स हमें यहाँ पर देखने हैं। तो हमने कहा हमारे पास जो हम एक्सप्रेशन है उसमें कौन से ऑपरेटर हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है वो ये एक्सप्रेशन है, दिख रही है ना ये एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो है असाइनमेंट है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारे ऑपरेटर हैं। ठीक है ना। देखते हैं हम एक एक ऑपरेटर। तो पहला असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट पे तो हमने कहा कि असाइनमेंट जो है वो सबसे लास्ट में होता है। तो अब हम इसको हमें देखना है कि x प्लस वाई एस्ट्रिक जेड और ये सब देखना है। ठीक है ना। तो हमने कहा x प्लस वाई, तो अब हमने कहा प्लस कहाँ है, प्लस हमारा ये है, माइनस ये है। तो प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी एक सी होती है, प्रेसिडेंस एक ही होती है। ठीक है ना। लेकिन एसोसिएटिविटी पर अभी हम डिसीजन लेंगे। तो फिर हमने कहा कि यहाँ पर देखते हैं फिर एस्ट्रिक है, तो लेकिन एस्ट्रिक ऊपर आ रहा है और प्लस माइनस नीचे आ रहा है। तो प्लस नीचे है और एस्ट्रिक ऊपर है। हमने कहा ऊपर वालों की प्रेसिडेंस ज्यादा है और नीचे वालों की प्रेसिडेंस कम है। तो इसका मतलब है कि जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है पहले वो एग्जीक्यूट होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि पहले एस्ट्रिक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। और एस्ट्रिक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एस्ट्रिक एस्ट्रिक और ये डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन तीनों की प्रेसिडेंस जो है वो एक ही है। देख रहे हैं ना आप, ये एस्ट्रिक, ये डिवीजन, ये मॉडुलर डिवीजन, तीनों की प्रेसिडेंस एक ही है। अब प्रेसिडेंस एक ही है तो अब जाहिर सी बात है कि अब हम डिसीजन लेना है हमको कि भाई पहले हम एस्ट्रिक सॉल्व करें कि पहले मॉडुलर डिवीजन सॉल्व करें कि डिवीजन सॉल्व करें। ठीक है, प्रेसिडेंस एक ही है। तब उस केस में होता है, अब देखिए ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको इस ऑर्डर में नहीं चलना है। ये मत सोचिएगा यहाँ पर एस्ट्रिक स्लैश एस्ट्रिक डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन है इसलिए ये ऑर्डर होता है ना। आप यहाँ पर डिवीजन एस्ट्रिक मॉडुलर डिवीजन भी लिखा हो सकता था, यहाँ मॉडुलर डिवीजन एस्ट्रिक डिवीजन भी हो सकता था, ये चेंज हो सकता है। ठीक है ना। ये इस ऑर्डर में नहीं होगा, ये ऑर्डर ये डिपेंड करेगा एसोसिएटिविटी पर। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि जो पहले पड़ेगा हमारे, जब हम इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड से जो पहले पड़ेगा वो सॉल्व होगा पहले। क्या इन तीनों में, तो इन तीनों में पहले कौन पढ़ रहा है, इन तीनों में पहले एस्ट्रिक पढ़ रहा है। तो जब पहले एस्ट्रिक पढ़ रहा है तो पहले एस्ट्रिक सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवीजन पढ़ रहा है तो फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद मॉडुलर डिवीजन पढ़ रहा है तो फिर मॉडुलर डिवीजन सॉल्व होगा। ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस ऐसे नहीं कि पहले प्लस पढ़ा तो प्लस सॉल्व हो, प्लस नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस कम है। तो प्रेसिडेंस वाले सबसे पहले हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा सॉल्व करना है, पहले उसकी प्रेसिडेंस देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एस्ट्रिक डिवीजन मॉडुलर डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है प्लस माइनस से, तो प्लस तो नहीं सॉल्व करेंगे हम पहले। ठीक है ना। एसोसिएटिविटी दोनों के लेफ्ट टू राइट है, लेकिन पहले डिसीजन प्रेसिडेंस पे लेते हैं। और जब इन्हीं दो ऑपरेटर्स की हमें प्रेसिडेंस एक ही मिलती है, इक्वल मिलती है, तब हम फैसला लेते हैं कि उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है। अगर लेफ्ट टू राइट है तो हम जो लेफ्ट में हमें ऑपरेटर पहले मिलता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें पहले एस्ट्रिक पहले मिल रहा है इसलिए हम पहले एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन मिल रहा है फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मॉडुलर डिवीजन मिल रहा है फिर मॉडुलर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता था कि ये जो मॉडुलर डिवीजन है वो पहले होता है एस्ट्रिक बाद में होता, तो पहले हम मॉडुलर डिवीजन को सॉल्व करते, फिर हम जो है डिवीजन को सॉल्व करते, फिर एस्ट्रिक को सॉल्व करते। अगर सेकंड नंबर पर एस्ट्रिक होता तो सेकंड नंबर पर सॉल्व करते। तो जिस ऑर्डर में है, अब चूंकि ये पहले ही पढ़ रहा है लेफ्ट साइड से जाने पर, इसलिए हम यहाँ पर पहले एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन फिर मॉडुलर डिवीजन। ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब फिर उसके बाद हमने कहा फिर प्लस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में भी हमने कहा ये लेफ्ट टू राइट है, माइनस प्लस भी हो सकता था। तो हमने कहा पहले प्लस आ रहा है तो फिर पहले प्लस को सॉल्व किया जाएगा, फिर माइनस आ रहा है तो फिर माइनस को सॉल्व किया जाएगा। और जो असाइनमेंट होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो सबसे लास्ट में सॉल्व होता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा उसकी प्रेसिडेंस कम होती है, तो अब वो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। तो अब इस तरीके से पहला एस्ट्रिक, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलर डिवीजन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। ये इस तरीके से सॉल्व होगा और आखिरी में क्या आएगा, इक्वल। ठीक है ना। तो अब इसका रिजल्ट जो भी ऑप्शन में हमारे उन चारों ऑप्शन में जो भी ऐसा दे रहा है रिजल्ट, ठीक है ना, वो रिजल्ट सही होगा। ठीक है ना, वो ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा दे रहा है।
हाँ, तो देखिए, तो आप देखते हैं, ठीक है ना? अब इसमें ऑप्शन हमने बताया था पहले एस्टेरिस्क सॉल्व होगा, फिर डिवीज़न सॉल्व होगा, फिर मॉडुलर डिवीज़न सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा और फिर असाइनमेंट। देखिए है कौन सा इसमें ऑप्शन? तो एस्टेरिस्क, डिवीज़न, मॉडुलर डिवीज़न, प्लस, माइनस, फिर असाइनमेंट, ठीक है ना? यही है पहला सही, ठीक है ना? और बाकी भी हैं क्या? बाकी तो देखिए सब ये तो गलत बता रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाकी 3 आपका पहला ऑप्शन सही है। तो आपका जो है इसमें आंसर कौन-सा होगा? फर्स्ट वाला, ठीक है ना? फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। क्यों फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा? क्योंकि यही एक ऐसा जो है इसमें ऑर्डर है जो आपने अभी डिसाइड किया कि पहले आप देखेंगे प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस हमने कहा कि एस्टेरिस्क, डिवीज़न, मॉडुलर डिवीज़न की एक सी होती है, ठीक है ना? तो जब एक सी होती है तो हमने कहा और वो इनकी ज़्यादा होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सॉल्व हो सकते, पहले यही सॉल्व होंगे। तो पहले इनको हमने सॉल्व किया और जब इनको सॉल्व करने की बारी आई फिर हमने कहा कि अब भैया जब इक्वल हो रहे हैं तो हमने कहा फिर अब क्या करें हम? अब हम इसकी एसोसिएटिविटी के बेस पे देखेंगे। तो एसोसिएटिविटी हमने पाया कि इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद वाला सॉल्व होगा। मतलब इसका कहने का मकसद ये हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो पहले ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर ये आया। आ रही बात समझ में? तो एस्टेरिस्क, डिवीज़न, मॉडुलर डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देखिए यही ऑर्डर है और इक्वल, तो हो गया, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? बाकी ये नोट नोट कर लीजिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिसिंग थी इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना? क्वेश्चन पेपर का लिंक हम डालेंगे, ठीक है ना? उस लिंक में भी जो है ये मिसिंग है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना? फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है ना? तो ये इसमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस कम है, तो वो बाद में सॉल्व होंगे। एस्टेरिस्क और डिवीज़न और मॉडुलर डिवीज़न की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो पहले सॉल्व होंगे और उसके बाद उनकी एसोसिएटिविटी चेक होगी। जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, इसलिए ये आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट वाले में जब हम आते हैं, तो नेक्स्ट वाला आपका कह रहा है 1.2, ठीक है ना? तो 1.2 में आपका कह रहा है कि यहाँ पर देखें 1.2, तो 1.2 आपका बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वेरिएबल नेम्स इन सी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है ना, जो वेरिएबल्स नेम के लिए ट्रू है, ठीक है ना? हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वेरिएबल नेम्स के लिए ट्रू है, ठीक है ना? तो अब हमने कहा दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर। तो क्या कर सकते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कंटेन कर सकते हैं और साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी कंटेन कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं पता है आपको? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये पहले देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वेरिएबल नेम्स इन सी। मतलब वेरिएबल्स नेम जो सी में बनाए जाते हैं, जैसे आप इंट ए बी सी, ए बी सी लिखते हैं, सम लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जो वेरिएबल्स नेम सी में बनाए जाते हैं उनके लिए क्या बात सही है कि वो दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है ना? कि वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि जो डिजिट्स भी रखते हैं और अल्फाबेट भी रखते हैं, ए टू जेड सारे लोअर और अपर केस में, और साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश है, एट द रेट है। आप जो पासवर्ड जो बनाते हैं ना वो अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, ठीक है ना? तो अब हमने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? आपको पता है कि जो इसका आइडेंटिफायर, जो वेरिएबल नेम्स रखे जाते हैं जिनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, तो वो वेरिएबल्स नेम में शर्त होती है या तो डिजिट्स, या तो अल्फाबेट्स इस्तेमाल होंगे, या तो डिजिट्स इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा एक चीज और इस्तेमाल हो सकती है, अंडरस्कोर, ठीक है ना? इसके अलावा और कोई तीसरी चीज इस्तेमाल नहीं होती है। या तो 0 to 9 डिजिट्स इस्तेमाल होंगे, या तो आपका जो है अल्फाबेट ए टू जेड इस्तेमाल हो सकते हैं, लोअर अपर दोनों में हो जाएंगे, और या तो अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल होता है। तो इसमें तो अल्फा न्यूमेरिक में तो आपके जो है हैश भी आ जाता है, आपका एट द रेट भी आ जाता है, कई सारे आ जाते हैं। तो ये तो बात जो है गलत है। कह रहा है कि जिसमें कौन सी बात सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वेरिएबल्स नेम, तो जो ट्रू हो, ठीक है ना? तो ये तो गलत हो गई। फिर इट्स नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स लाइक गो टू स्टैटिक। तो क्या कह रहा है, इट्स नॉट एन एरर, एरर नहीं होती है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स लाइक गो टू स्टैटिक। अगर हम गो टू स्टैटिक जो कीवर्ड हैं
उनको अगर हम किसी वेरिएबल का नाम दे दें तो एरर नहीं होती है, ये भी बात गलत है, एरर हो जाती है, ठीक है ना। आप कीवर्ड का नाम जो है वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं, ये भी बात गलत है। फिर कह रहा है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्टार्ट विद अ डिजिट। वेरिएबल नेम जो हैं वो स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ठीक है ना। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, मतलब वेरिएबल नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। हाँ, ये बात सही है, वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। आप ये तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं वेरिएबल नेम में इंट सम वन, ठीक है ना, ये तो वैलिड है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं इंट वन सम, वेरिएबल का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, तो दूसरा वाला रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसलिए डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकती हमारे वेरिएबल नेम की, तो शुरुआत नहीं हो सकती, इसलिए ये बात गलत है। ये बात सही है, ठीक है ना, ये सही कह रहा है ना, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ठीक है ना, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये बात इनकी सही है। अगर हम डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो गलत होगा, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब है कि ये बात सही इनकी निकली, पहली बात भी गलत है, दूसरी बात भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा सही है। और वेरिएबल्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ये भी गलत है, वेरिएबल किसी भी लेंथ के नहीं हो सकते, ठीक है ना, उसकी लिमिट है, ठीक है ना, किसी भी लेंथ के नहीं हो सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी, ठीक है ना, जो 1.2 का सही ऑप्शन होगा वो सी, नोट करिएगा, ठीक है ना। तो 1.2 का सही ऑप्शन सी होगा कि वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, ये बात सही है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं 1.3 पे, ठीक है ना। तो अब हम 1.3 पे आते हैं, 1.3 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.3 क्या कह रहा है, 1.3 कह रहा है ये कोड दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है ना। ये कोड दिया हुआ है, ये कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है ना, ऑफ दिस कोड, ठीक है ना, ये जो कोड दिया है इसका आउटपुट क्या है, ठीक है ना। तो मतलब है कि ये जो आपका कोड दिया है इंट मेन इंट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 इंट z इक्वल टू y, फिर ये लगा हुआ है, ठीक है ना, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये y नॉट इक्वल टू 10, y नॉट इक्वल टू 10 है, ठीक है ना, प्रिंट एफ, और ये z दिया हुआ है रिटर्न 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो दिया हुआ है इसके हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा, अब आपको समझने की जरूरत है। देखिए x और y ये दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर इंट z इक्वल टू y, ये जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये हो सकता है आपको कम समझ में आ रही हो, ठीक है ना, ये इतना हो सकता है आप ना देखते हो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से दिए जाते हैं कि जो बच्चे कम देखते हैं, जो ज्यादा नहीं दिखती है उनको, उसी में वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सी का पेपर निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी होते हैं, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। यहाँ पर है इंट z इक्वल टू, अब z में असाइन होगा, क्या असाइन होगा ये देखना है। देखिए y यहाँ पर है और y की वैल्यू क्या है 0, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 रखा जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लॉजिकल एंड लगा हुआ है, लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो कंडीशन ट्रू हो, दोनों ट्रू हो, तब वहां से ट्रू निकलता है। ट्रू ट्रू जो है, जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो क्या देते हैं, वो तो ट्रू देते हैं या तो फॉल्स देते हैं। ट्रू जब देते हैं तो 1 आता है रिजल्ट, और जब फॉल्स देते हैं तो 0 आता है, ठीक है ना। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी यहाँ पे, ये वाली भी और ये वाली भी, जब दोनों ट्रू होंगी, ठीक है ना, तभी यहाँ से 1 निकलेगा, वरना क्या निकलेगा 0 निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, z में दो ही वैल्यू आ सकती हैं क्योंकि लॉजिकल एंड लगा हुआ है, ठीक है ना, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अगर ये यहाँ से हमें ट्रू निकला तो 1 आएगा, और यहाँ से फॉल्स निकला तो 0 आएगा, ठीक है ना, ये 2 नहीं आ सकता यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप हमने कहा कैसे आएगा, देखिए चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। y पहला वाला y क्या है 0 है, तो y हम यहाँ पर अगर लिखें तो ये y हमें क्या मिलेगा, y हमारा 0 है, ठीक है ना, तो 0 हो गया। फिर लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड हमने कहा ये तभी सही होगा जब हमारी दूसरी कंडीशन भी मिलेगी। हमने कहा y, दूसरी कंडीशन कह रहा है क्या y
10 के बराबर नहीं है। कह रहा है क्या y 10 के बराबर नहीं है, ये तो 0 है, ये तो अभी हमारा 1 नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देने, अभी हम बताते हैं क्या y 10 के बराबर नहीं है। भाई y तो 0 है, y 10 के बराबर कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हाँ ये बात सही है कि y 10 के बराबर नहीं है, y 0 है। तो यहां से तो ट्रू निकला, लेकिन यहां से तो 0 निकला ना। तो यहां से ट्रू निकला तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से 1 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमारा क्या निकला, इस एक्सप्रेशन से हमारा ट्रू निकला, ठीक है ना। ये जो सेकंड वाली दिख रही है, देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो y 0 था ही, जब y 0 था ही तो यहाँ पे तो 0 ही आया ना। तो अब देखिए, अब रिजल्ट क्या आएगा, अब z में क्या असाइन होगा, यहाँ पर तो z है ना, ठीक है ना। अब हम जब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो z है, तो z में क्या आ जाएगा भाई, z में 0 आएगा, 0 एंड 1। हमने कहा एंड से 1 तभी निकलता है जब दोनों 1 होते हैं, तो दोनों 1 तो यहाँ पे है नहीं, एक 0 है और दूसरा 1 है, ठीक है ना। तो दोनों 1 तो है नहीं, अगर दोनों 1 होते हैं यहाँ पे तब तो यहाँ पे 1 असाइन हो जाता, ठीक है ना। तो दोनों 1 नहीं है, तो अब जाहिर से एक 0 है एक 1 है, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा, 1 नहीं निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 0, क्योंकि दोनों 1 नहीं है, ये 0 है और ये 1 है। तो 0 1 एंड ऑपरेटर में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। एंड का मतलब है कि जब दोनों बातें सही होती हैं, अगर दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, दोनों कंडीशन दी हैं, दोनों सही हैं, दोनों एक्सप्रेशन से हमें ट्रू निकले, तब ट्रू आता है, तब 1 आता है। तो इसका मतलब है कि ये 0 है, ये 1 है, इसलिए ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो z की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, आप देखें, पहला 1 है, दूसरा दूसरे में 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब है कि इसका ऑप्शन सही होगा बी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं ये 1 होता, ये y भी 1 होता तो 1 1 हमें 1 मिल जाता, तब ट्रू हो जाता, तब ये a आता। लेकिन हमें y क्या है, y तो 0 दिया ही है, और इससे हमने निकाला, इससे कंडीशन तो सही हो रही, कंडीशन सही तो 1 लिखा, ठीक है ना। हाँ y हमारा 0, y हमारा 10 है, कह रहा है y कह रहा है 10 ना हो, y हमारा 0 है, तो हाँ सही बात है, y 10 नहीं है, y 0 है, तो ये सही बात है, तो 1 निकला, इससे 0 आया, इसलिए यहाँ पर जो है 0 1 मिलके 0 हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपका नेक्स्ट कह रहा है कि 1.4, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 1.4 कह रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो लूप दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या गलती है, आपको पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द व्हाइल लूप, ठीक है ना। इस व्हाइल लूप में अगर कोई एरर है तो वो आपको बतानी है, ठीक है ना। अगर कोई भी एरर इस व्हाइल लूप में दी हुई है तो आपको कोई भी एरर है इसमें तो आपको बतानी है। एक मिनट, तो थोड़ा सा हम शिफ्ट कर दें ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। हाँ ठीक है ना, अब दिख रहा होगा। अब हमने कहा कि ये जो है तो पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द व्हाइल लूप। अब ये जो व्हाइल लूप है इसके अंदर अगर कोई एरर है तो बतानी है। तो इसमें कह रहा है व्हाइल है, व्हाइल के बीच में कंडीशन नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है, व्हाइल के बीच में कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। और बल्कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाइल में कंडीशन कंट्रोल कंडीशन होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। व्हाइल में कंडीशन कंट्रोल कंडीशन होनी ही चाहिए। जब व्हाइल में कंट्रोल कंडीशन नहीं होती है तो फिर क्या होगा, तब जो है वो एरर देगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते ऑप्शन पहले देख लेते हैं। द कंडीशन इन व्हाइल लूप इज मस्ट, ठीक है ना। फिर आगे और भी देख लेते हैं, इसमें से और कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं सही है, और भी ये पहला तो सही है ही, और भी देख लेते हैं। देयर शुड बी अ सेमीकोलन इन द व्हाइल लूप। सेमीकोलन कहाँ होगा व्हाइल लूप में, तो उसमें होता है डू व्हाइल में। द व्हाइल लूप शुड बी रिप्लेस्ड बाय फॉर लूप, ठीक है ना। कह रहा है व्हाइल लूप की जगह यहाँ पे फॉर होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी नहीं, फिर नो एरर, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। नहीं इसमें एरर है, इसमें एरर क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए कंडीशन होनी चाहिए। व्हाइल लूप में कंडीशन नहीं है तो वो एरर देगा, ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा ए, ठीक है ना, इसका आंसर ए होगा। तो अ कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर ए होगा। आप आगे देखिए, यहाँ पर इसको हम मार्क कर दें ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। अ कंडीशन इज व्हाइल लूप इज मस्ट। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन होना जरूरी है, नहीं है तो वो गलत होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5, ठीक है ना। 1.5 आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1.5 कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है व्हाट इज राइट वे टू इनिशियलाइज एरेज। एरे को इनिशियलाइज करने का सही तरीका क्या है। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला ये है कि इंट नम 6 इस तरीके से करेंगे, दूसरा ये है इंट n इस तरीके से करेंगे, तीसरा ये है, चौथा ये है। 4 तरीके आपको एरे को इनिशियलाइज करने के दिए हुए हैं, देख रहे हैं ना, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा सही तरीका है ना। तो अब हमने कहा कि एरे में एरे को जब इनिशियलाइज किया जाता है तो देखिए, एक तो पहला ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। एरे को इनिशियलाइज करने में ये हम जो है कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल हम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करेंगे, हाँ राइट हैंड साइड में जरूर करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये वाले तो तीनों ही गलत हो गए, ठीक है ना। तो अब चूंकि ये तीनों गलत हो गए क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल हो रहा है। अब बचा ऊपर वाला, तो इंट नम 6 और 2 4 12 5 45 5। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन अलग चीज है और इनिशियलाइजेशन अलग चीज है। डिक्लेरेशन में हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। इनिशियलाइजेशन में हम कई बार ऐसा होता है कि हम डेटा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक साथ करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पे बात है इनिशियलाइज करने की एरेज को। तो जब इनिशियलाइज करने की बात है, ठीक है ना, डिक्लेयर करने की बात नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है ये इंट नम 6 ऊपर डिक्लेयर किया गया हो। ये इंट और नम के बीच में आप कह रहे होंगे कि ये इंट और नम के बीच में स्पेस नहीं है इसलिए गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने एरे को, हो सकता है एरे ऊपर डिक्लेयर हो, यहाँ पर सिर्फ इनिशियलाइज किया गया हो, ठीक है ना, इसलिए ये सही होगा। इसको हम बताते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ इंट नम लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंट का इस्तेमाल आप वेरिएबल नेम में कर सकते हैं, खाली नहीं कर सकते। खाली इंट होता अगर इंट और ये 6 करके लिखा होता, ठीक है ना, ऐसे लिखा होता तब प्रॉब्लम होती, ठीक है ना, तब आपको प्रॉब्लम होती ना, लेकिन ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इंट नम लिखा हुआ है, तो आगे पीछे तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मान के चलेंगे कि एरे पहले से डिक्लेयर की गई है, यहाँ पे खाली इनिशियलाइजेशन की बात है, ठीक है ना, कि कैसे क्या क्या कह रहा है कि सही तरीका है इनिशियलाइज करने का। तो हाँ, पहला वाला सही तरीका है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। हाँ, ये कर सकते थे आप, 6 ना होता तब भी ये सही होता, 6 है तब भी है, मतलब ये खाली हो सकते थे स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये तीनों गलत हैं, आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और इंट से मत घबराइएगा, ये इसीलिए देखिए चीजें की जाती हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। इंट देखें, अरे इंट कहाँ, इंट तो कीवर्ड है, इंट कहाँ आ जाएगा ना, इंट और नम एक साथ हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है ना। और या तो फिर इंट और नम अलग अलग होते तो फिर वहां पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन सही होगा, इस वाले में 1.5 का ए सही होगा, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 1.6। तो देखिए 1.6 क्या है। 1.6 कह रहा है, देखिए 1.6 वाला क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वाले पेपर में या फिर जनवरी 20 में किया होगा। इन सी
if you pass an array as an argument to a function, what actually get passed? जब आप C में array में सॉरी जब आप array को if you pass an array, जब आप array को as an argument function में पास करते हैं, जब आप फंक्शन में एक array को argument के तौर पर पास करते हैं तो क्या एक्चुअली पास होता है, ये हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके, और बाकी यहाँ पे हम बता देते हैं क्या पास होता है। तब एक्चुअली पास होता है हमारा क्या, वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन एरे, ठीक है ना। जो वैल्यू होती है एलिमेंट की वो पास होती है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, जो पहला एलिमेंट होता है एरे का वो पास होता है। बेस एड्रेस ऑफ एरे की बेस एड्रेस पास होता है। कि एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे की एड्रेस पास होता है लास्ट एलिमेंट का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जो है जो आपका एड्रेस होता है बेस एड्रेस, जो पूरी एरे का बेस एड्रेस होता है। अगर पूरी एरे दी है और उस एरे में मान लीजिए 5 एलिमेंट हैं और मान लीजिए वो कैरेक्टर टाइप की एरे है, तो एक 2000 पे है, एक 2001 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, इस तरीके से स्टोर्ड हैं। तो जब अगर हमें एरे के बेस एड्रेस की बात करें तो वो 2000 होगा, मतलब जो पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो जब हमको फंक्शन में एरे को पास करते हैं तो इसका जो है बेस एड्रेस पास होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा हमारा 1.6 का सी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 1.7। 1.7 में देखिए कोड दिया हुआ है, उस कोड को हमें देखना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये कोड है। अब इस कोड को कह रहा है कि इस कोड को आपको सॉल्व, इसको देखना है कि किस तरीके से ये चलेगा। ये फंक्शन है और ये इसके ऑप्शंस हैं। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कोड है, ये फन नाम का फंक्शन बना हुआ है और मेन फंक्शन ये नीचे है, ऊपर फंक्शन बना हुआ है। तो हमने कहा जब आप फंक्शन को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल सबसे पहले मेन पे आता है, ठीक है ना। मेन पे आता है और फिर यहाँ पर देखता है, यहाँ पे मेन पे आएगा, वाई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, ठीक है ना। तो वाई नाम का वेरिएबल है तो वो आपका मान लीजिए यहाँ मेमोरी में डिक्लेयर हो गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, वाई, ठीक है ना। हमने वाई रख दिया और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 20 है, हमने 20 रख दिया, ठीक है ना। उसके बाद इसका कुछ एड्रेस रहा होगा, एड्रेस भी हर वेरिएबल का होता है, ठीक है ना। एक 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 नाम होता है, एक वैल्यू होती है, एक एड्रेस होता है। हमने कहा मेमोरी एड्रेस इसका 2000 है, ठीक है ना। किसका, इस वाई का एड्रेस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, फिर हमने कहा फन। फन में हमने पास कर दिया एड्रेस ऑफ वाई, ये फंक्शन कॉलिंग है। ये जो फन है, फन लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है ये फंक्शन कॉलिंग है। जो फंक्शन ऊपर बना है ना उसकी कॉलिंग है। फंक्शन आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा ये फंक्शन कॉलिंग है, ये फंक्शन डेफिनेशन है ऊपर और ये फंक्शन कॉलिंग है। तो ये फंक्शन कॉलिंग है तो फन में फन एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ वाई पास किया गया, मतलब इसमें क्या पास हुआ, 2000। इसमें क्या पास हुआ, 2000, ठीक है ना। फिर जब ये ऊपर आया तो यहाँ पे ये वैल्यू एक्सेस कर रहा है इंट एस्ट्रिक पीटीआर। तो मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा है उस पॉइंटर की जो वैल्यू है, ठीक है ना, उस वैल्यू में क्या डाल दो, एस्ट्रिक पीटीआर में क्या डाल दो, 30 डाल दो। तो एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब है पीटीआर यहाँ पे क्या है, 2000, क्योंकि इसी का वाई का एड्रेस पास हुआ है। तो वाई के एड्रेस पे मतलब 2000 पे क्या डाल दो, 30 डाल दो। ये कह रहा है कि 2000 पे 30 डाल दो। तो जब ये कह रहा है कि 2000 पे 30 डाल दो, तो अब जाहिर सी बात है कि 2000 पे 30 डालने का मतलब 2000 ये है, इस लोकेशन पे 30 डाल दो। तो 30 डालने का मतलब है वेरिएबल में जब वैल्यू पड़ती है तो क्या होता है, तो जब वेरिएबल में वैल्यू पड़ती है तो जो पहले वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी ओवरराइट हो जाती है, ठीक है ना, वो वाली खत्म हो जाती है। तो अब हमने कहा इसी 20 पे अगर जब 30 डाला जाएगा तो 20 खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये 30 बचेगा, ठीक है ना। अब जब हम बाहर आएंगे फिर तो यहाँ 30 हो गया, ठीक है ना। फिर फंक्शन, हमने कहा फंक्शन कैसे वर्क करता है, हमने कहा फंक्शन कॉलिंग हुई, ये कंट्रोल सीधे फन के ऊपर गया, इसने रन कराया जो कुछ रन होना था और फिर लौट के फिर वापस ये नेक्स्ट वाली लाइन पे आ गया। जब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग होते हैं, ठीक है ना, फिर जब आप जाते हैं और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हुई, ऊपर गया, इसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद इसने 20 को 30 कर दिया, फिर ये वापस अपने मेन फंक्शन में वापस आ जाता है और फिर इस प्रिंटफ वाली लाइन को प्रिंट कराएगा। फिर क्या प्रिंट कराएगा, वाई को। तो अब अगर ये वाई को प्रिंट कराएगा तो अब हमारे वाई में आप देख सकते हैं वाई में क्या हो चुका है, 30।
ठीक है ना, और फिर रिटर्न 0, फिर प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम इज। अब आप देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से y की वैल्यू जो यहाँ पे थी, y क्या है, y तो अब 30 हो चुका है, तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। तो 30 हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 30। द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम इज 30। तो 30 क्या है, बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी वाला। ठीक है ना। तो 1 पॉइंट इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर होगा आपका डी, 30। आ रही है ना बात समझ में। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वन पॉइंट एट में आ जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 1.8 क्या कह रहा है। 1.8 कह रहा है कि इफ द टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल देन strcmp फंक्शन रिटर्न्स। ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है अगर दो स्ट्रिंग, ठीक है ना, आइडेंटिकल हो, तो आइडेंटिकल का मतलब है कि एक सी हो, बराबर हो, समान हो। ठीक है ना। हमने कहा एक स्ट्रिंग में क्या है लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, हमने कहा एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, मान लीजिए ABC, और दूसरी स्ट्रिंग में है ABC। ठीक है ना, दो स्ट्रिंग है। तो हमने कहा ABC और ABC दोनों स्ट्रिंग है ये, तो दोनों क्या है, ये आइडेंटिकल है। ठीक है। तो क्योंकि तीनों में, दोनों में एक ही कैरेक्टर है। ठीक है ना। यहाँ हमने कहा एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है रोहन, दूसरी स्ट्रिंग में भी क्या है, रोहन। तो ये रोहन और रोहन क्या हुआ, ये आइडेंटिकल हुई, समान हुई। ठीक है ना। तो जो हमारा strcmp फंक्शन है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या जो दो स्ट्रिंग्स में दो स्ट्रिंग पास की जाती हैं और इन दोनों स्ट्रिंग को वो चेक करता है क्या वो आइडेंटिकल हैं, क्या एक सी हैं। अगर आइडेंटिकल हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, तब ये 0 रिटर्न करता है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, इसी में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना। अगर हमारे strcmp फंक्शन में जो स्ट्रिंग दी हुई हैं वो दोनों अगर एक सी हैं, जैसे यहाँ पर एक सी हैं रोहन एंड रोहन, तो आइडेंटिकल हैं, तो वो क्या रिटर्न करता है, 0। तो यहाँ पे कह रहा है क्या -1 रिटर्न करेगा, क्या 1 रिटर्न करेगा, क्या 0 रिटर्न करेगा। ठीक है ना, क्या ये रिटर्न करेगा, क्या क्या रिटर्न करेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0। कि हाँ अगर आइडेंटिकल हैं, अगर हमारी स्ट्रिंग एक सी होती हैं तो क्या रिटर्न करता है, 0। अब आपने कहा कि ये तो 0 रिटर्न करता है, लेकिन 0 के अलावा ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू भी रिटर्न करता है। वो कैसे रिटर्न करता है, वो देखता है, देखिए ये ASCII वैल्यू चेक करता है आर की, जैसे आर की ASCII वैल्यू देखेगा, फिर इस वाले आर की देखेगा, फिर ओ की देखेगा, फिर ओ की देखेगा, ये सब की देखेगा। अगर मान लीजिए कोई फर्क है, ये एच है और ये मान लीजिए कैपिटल एच होता, तो कैपिटल एच की ASCII वैल्यू दूसरी होगी। ठीक है ना। और जो है स्मॉल एच की दूसरी होगी ना, तो दूसरी होगी तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता है। अगर उन सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट अगर क्या आता है कि आपका नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव देता है, अगर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव देता है। जो पहला मिसमैच होता है, ध्यान देने की जरूरत है, जो पहला मिसमैच, ठीक है ना, जो पहला मिसमैच होता है उसको वो चेक करके देखता है। चलिए ठीक है, उसको उतनी डिटेल में आपको जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको अभी इतना समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने कहा दो स्ट्रिंग कब आइडेंटिकल होती हैं, कब एक सी होती हैं, तब strcmp फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तब रिटर्न करता है 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 0। यहाँ पे 1 नहीं है। अभी तक आपने जाना है कि जो है जब जब ट्रू हो, कंडीशन सही हो तो 1 होता है ना, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं इस बात पे। ठीक है ना, जो स्ट्रिंग या strcmp फंक्शन हमारा रिटर्न करता है 0 जब स्ट्रिंग इक्वल होती है। ठीक है ना, तब 0 रिटर्न करता है, और इक्वल नहीं होती, मिसमैच हमें मिल जाता है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू देता है, 0 नहीं देता है। ठीक है, इतना समझिए। strcmp फंक्शन दो चीजें देगा, या तो 0 देगा या तो नॉन जीरो देगा। 0 तब देगा जब जो है आपकी दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी, और नॉन जीरो तब देगा जब इक्वल नहीं होंगी। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं 1.9। ठीक है ना, तो 1.9 को देखते हैं। 1.9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए 1.9 कह रहा है व्हाट इज द, इसको हम हाईलाइट कर दें ताकि आप लोगों को दिखे।
कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस एन एरे इन सी में हैव। मतलब जब हम एरे बनाते हैं तो एरे में डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशन हमने कहा एरे एक 1 डायमेंशन की एरे होती है, एक 2 डायमेंशन की एरे होती है, ठीक है। आप एरे लिखते हैं ना तो एरे में डायमेंशन लिखते हैं कि नहीं, जैसे हमने कहा एक लिखा इंट ए, ठीक है ना, आपने लिख दिया ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में 20, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये 1 डायमेंशन की एरे हो गई। 2 डायमेंशन की हो सकती है कि इंट ए, अब हमने कहा एक 10 और एक आपने कहा आगे इस तरीके से लगा लिया, ठीक है ना, 5 मान लीजिए, ठीक है ना। तो एक ये एरे हो गई, ये 2 डायमेंशन की हो गई। इसी तरीके से 3 की भी हो सकती है, इसमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या क्या लिमिट है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस, कितने हम डायमेंशन ले सकते हैं, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ये कितनी हो सकती है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 तो हमने देखी, 3 भी देखी होगी आपने, ठीक है ना। तो 4 5 10 20 50 कितनी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन देखें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसकी लिमिट नहीं है, किसकी लिमिट नहीं है, मतलब आप डायमेंशंस जो हैं वो आप दे सकते हैं। देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस एन एरे इन सी में हैव। 2 नहीं, 2 नहीं, हमने कहा इसकी लिमिट नहीं है। 8 20, हाँ। अब यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे दिया है थ्योरेटिकली नो लिमिट्स, ठीक है ना, जो हम कह रहे हैं द ओनली प्रैक्टिकल लिमिट्स आर मेमोरी एंड कंपाइलर। तो इसकी जो है, इसकी जो प्रैक्टिकल लिमिट है वो आपकी मेमोरी, आपके भाई मेमोरी भी तो होनी चाहिए ना। आपकी आपकी रैम कम है और आप बहुत बड़ा जो है आपने जो है बहुत सारी डायमेंशंस की एरे बना ली, तो वो कहाँ ले पाएगा, ठीक है ना। और कंपाइलर पे भी रहेगा ना। तो ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है कि भाई इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है ना। अब भाई मेमोरी की लिमिट तो सबके साथ है ना, कि मेमोरी नहीं होगी तब तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, कि थ्योरेटिकली कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए थ्योरेटिकली कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1.10 पे आते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। इसमें कह रहा है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है नीचे, ठीक है ना, ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं, ये क्या है, डिक्लेरेशन है, ठीक है ना, कि डेफिनेशन है, कि फंक्शन है, कि एरर है, क्या है ये, ठीक है ना। एक्सटर्न इन टाइप, ये क्या है, डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है, फंक्शन है, एरर है, क्या है ये, ठीक है। देखिए डिक्लेरेशन क्या होती है, जैसे आपने कहा इंट ए लिखा तो वो डिक्लेरेशन है। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, ठीक है ना, अभी जैसे फन नाम का फंक्शन बनाया था तो उसके ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है। और फंक्शन, फंक्शन आप जानते ही हैं, एरर, एरर भी जानते हैं। ये एक्सटर्न इंट आई, ये बेसिकली क्या है, ये स्टोरेज क्लासेस होती है ना, हमने बताया 4 स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटो है, स्टैटिक है, और रजिस्टर है, और एक्सटर्न है। तो ये एक्सटर्न स्टोरेज क्लास है, ग्लोबल वेरिएबल्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का जो है वो क्या है, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डिक्लेरेशन। आ रही बात समझ में ना। तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 1.10 का जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, ये डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कहाँ है ये तो आप इतना भी जानते ही होंगे। एरर, एरर भी नहीं है ये, ठीक है ना। इसमें जो है, लेकिन ये क्या है, डिक्लेरेशन है। आ गई ना बात समझ में। चलिए ठीक है, तो अब हमारे एमसीक्यू जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स पे, ठीक है। और बाकी आप लोग जो है, जो भी चीज़ें, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहा करिए, ठीक है।
तो इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उस हिसाब से हम और ज़्यादा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चलिए ठीक है, ट्रू फॉल्स पे हम आगे आते हैं और इसको शेयर ज़रूर और लोगों से भी करिए, ठीक है? तो अब चलिए पहला देखते हैं, पहला कह रहा है ट्रू फॉल्स में आपका पहला कह रहा है द एक्सप्रेशंस पीटीआर asterisk PTR plus plus and plus plus asterisk PTR are same। क्या दोनों स्टेटमेंट सेम हैं? ठीक है ना, ध्यान देने की जरूरत है। क्या asterisk PTR plus plus and plus plus asterisk PTR are same? देखिए ये जो है ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, मान लीजिए एक वेरिएबल है इन ए, उसकी वैल्यू हमने डाल दी 5, ठीक है, और फिर हमने लगाया एस्ट्रिक और ए के जो पीटीआर नाम का एक वेरिएबल ले लिया इन पीटीआर, ठीक है, और उसमें हमने एड्रेस ऑफ ए को डाल लिया है। एक एड्रेस पड़ गया, मान लीजिए एक एड्रेस क्या है, ए ये है आपका, बनाए ले रहे हैं, ये आपको बना के दिखा रहे हैं, ये ठीक है, ये ए है आपका, ठीक है, और ये ए है, तो इसका नाम ये ए है इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने ली है 5 है, और इस वेरिएबल का एड्रेस हम मान लेते हैं, एड्रेस मान ले रहे हैं हमने 1000 है, मेमोरी का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 1000 है, ठीक है। तो अब हमने किया क्या है, अब ये वाला स्टेटमेंट आया, पहले हम देखते हैं इसको, एस्ट्रिक पीटीआर प्लस प्लस, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रिक पीटीआर प्लस प्लस है, ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखते हैं एस्ट्रिक पीटीआर प्लस प्लस, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो सॉल्व होगा इसमें एक्चुअली क्या होगा, पहले जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम ये जो हमारा ये जो एस्ट्रिक है, ठीक है ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एस्ट्रिक सॉल्व होगा, ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। और फिर जो प्लस प्लस है वो बाद में होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से कराएं प्रिंट, तो पहले हमारा एस्ट्रिक सॉल्व होगा और फिर प्लस प्लस सॉल्व होगा। तो एस्ट्रिक की वैल्यू अगर हम एस्ट्रिक पीटीआर को उठाएंगे, तो एस्ट्रिक पीटीआर को उठाने का मतलब है कि 2000, एस्ट्रिक पीटीआर को उठाएंगे तो पीटीआर का मतलब है 2000, अगर हम पीटीआर को रिप्लेस करें तो पीटीआर का मतलब है 2000, सॉरी यहाँ पे 1000 हमने लिखा हुआ है इसका एड्रेस, तो क्या है, पीटीआर का मतलब 1000 है यहाँ पे, अगर आप देखिएगा यहाँ ध्यान से, हमने 1000 लिया है ना एड्रेस, ये 1000 है, ठीक है ना। तो अगर 1000 है तो एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब है कि 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है, तो इसका मतलब हो गया कि इस पे जो वैल्यू रखी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है 5, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना, और 5 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस करें। तो अब अगर हम ये कहते, चलिए ठीक है ये 5 आ गया, अब अगर अभी इसी टाइम हम प्रिंट करा दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5, ठीक है ना। अभी अगर हम इसको देखें तो हमें 5 मिलेगा, ठीक, प्लस प्लस बाद में होगा, बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन वो हमने कहा कि वो बाद में होगा, 5 आएगा, 5 आ गया, प्लस प्लस होगी, लेकिन वो आगे होगी ना कि अभी होगी, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब इसको देख लें दूसरी वाली, तो ये क्या कह रही है, ये आपकी कह रही है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ये एक्सप्रेशन है हमारी प्लस प्लस, हम ऑर्डर भी बता रहे हैं, देखिए ब्रैकेट बना के देखा ना, पहले वो सॉल्व होगा फिर वो सॉल्व होगा, ये कह रहा है कि प्लस प्लस फिर एस्ट्रिक पीटीआर, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है, इसमें जो है पहले ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये पहले वैल्यू ली जाएगी, अब इसकी जो भी वैल्यू होगी, हमने कहा इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 5,
एस्ट्रिक पीटीआर की वैल्यू तो आप दोनों बार उठाएंगे तो वैल्यू तो वही मिलनी है ना, क्योंकि पीटीआर 1000 है, दोनों में 1000 पड़ा हुआ है, पीटीआर वही है, सेम वेरिएबल है, तो यहाँ 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि ये प्लस प्लस है तो ये पहले सॉल्व कर देगा, पहले यहाँ प्रिंट कर देगा, मतलब 5 को सीधे 6 कर देगा। इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो तुरंत ये 6 हो जाएगा इसी लाइन पे, ठीक है ना, इसी लाइन पे ये 6 हो जाएगा, यहीं पे ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो होगा ये नेक्स्ट लाइन पे 6 होगा। आ रही बात समझ में ना? तो ये सेम तो नहीं है, ठीक है ना, ये सेम नहीं है, ये उसी तरह से सेम नहीं है जैसे लिखा हो प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, सेम होते हैं? नहीं होते हैं क्या, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें कि इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, कैसे होंगे? इक्विवेलेंट इसलिए होंगे क्योंकि इनका मतलब तो अल्टीमेटली जैसे लूप के अंदर आप लगाते हैं, चाहे प्लस प्लस आई करिए चाहे आई प्लस प्लस करिए, वहां पे चल जाता है, ठीक है ना। तो काम वही करेंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट थोड़ा बाद में बढ़ाता है। तो अगर लिखा होता है कि इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट ये नहीं है, इक्विवेलेंट ये है, ठीक है ना, लेकिन ये सेम कह रहा है, सेम सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं है, हम देख ही रहे हैं कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, ये 6 होगी लेकिन अगली लाइन में होगी, प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस बाद में काम करता है ना, ये आपको पता होगा अच्छे से। तो इसलिए ये सेम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा फॉल्स है, ठीक है ना, ये हमारा फॉल्स है। 2.1 हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो मैं ना इसको फिर से देखिएगा और फिर जो है अगर अगर फिर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। अभी इस तरह के क्वेश्चंस देखिए और भी आएंगे आने वाले क्वेश्चंस पेपर में, क्योंकि बहुत इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे आ जाते हैं 2.2 पे। 2.2 कह रहा है, 2.2 कह रहा है सी प्रोवाइड्स द strcmp फंक्शन टू कंपेयर स्ट्रिंग। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने समझाया था यही क्वेश्चन, एक ही पेपर में देखिए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ना। जो सी प्रोवाइड करता है strcmp फंक्शन स्ट्रिंग को कंपेयर करने का, अभी हम बता चुके हैं कि हाँ स्ट्रिंग को कंपेयर करने का जो है strcmp फंक्शन है। तो ये क्या हुआ आपका, ये ट्रू हुआ, ठीक है ना। तो 2.2 भी क्या होगा आपका, ट्रू। हाँ सही बात है, जो है strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। हमने लिखा हुआ है, हमने कहा है दो स्ट्रिंग हैं, दोनों अगर एक सी हैं तो 0 देगा, अगर एक सी नहीं है तो नॉन 0 देगा, सीधी सी बात, अभी हम ऊपर बता चुके हैं जब अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 2.3 पे आ जाते हैं। तो 2.3 कह रहा है अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, ठीक है ना। ये हम बता चुके हैं, ये शायद जनवरी 20 में आ चुका है, क्या फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ये बात सही नहीं है, जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आप जो है सी के एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, मतलब एक फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर भी उसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, ठीक है ना। अभी जैसे हमने बताया था ऊपर, अभी एक फंक्शन अभी अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपको दिखाए हम, ठीक है ना। तो उसमें जैसे फन नाम का फंक्शन था, वो मेन के बाहर था, उसकी डेफिनेशन मेन के बाहर थी, ठीक है ना। ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फन नाम के फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाहर है, तो ये कह रहा है कि ये डेफिनेशन इसके अंदर भी लिखी जा सकती है, मेन के अंदर भी लिखी जा सकती है। हाँ लिखी जा सकती है, ये कह रहा है कि नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है ना, ये कह रहा है नहीं लिखी जा सकती, बल्कि सही है कि मॉडर्न कंपाइलर्स में जो आप कंपाइलर्स आप यूज होते हैं उसमें ये डेफिनेशन जो है इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर लिखी जा सकती है, एरर नहीं देगा, चलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इनकी ये बात क्या हो गई, फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, ये बात इनकी गलत हो गई, ठीक है ना। तो जब गलत हो गई तो अब ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन दी जा सकती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भाई अगला हमारा क्या होता है।
कह रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गो टू स्टेटमेंट, ये गो टू पे आ गए, ठीक है ना, गो टू देख रहे हैं ना, ये गो टू, ठीक है, गो टू में आप बनाइएगा तो जी स्मॉल ही बनाइएगा, इन्होंने जो है वो क्या ले लिया उसने प्रॉपर केस की वजह से, ठीक है ना। तो गो टू स्टेटमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है क्या गो टू स्टेटमेंट जो है आपका, गो टू कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम मेन फंक्शन टू अदर फंक्शन, ठीक है ना। तो क्या गो टू का इस्तेमाल किया जा सकता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जाने में, ठीक है ना, मतलब आप मेन फंक्शन में हैं, आप मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जा सकते हैं? नहीं, गो टू में आप मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप जो लेवल बनाते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं, तो उसका जहां तक स्कोप होगा वो वहीं तक जा सकते हैं, अगर वो लोकल इसका स्कोप है तो वो आगे नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला गो टू कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम मेन फंक्शन टू अदर फंक्शन, ये क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग, ठीक है ना, द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल बाय वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो फंक्शन कॉल होते हैं, ठीक है ना, वो आपका उसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है ना। तो कॉल बाय रेफरेंस मतलब जो है, जब देखिए अभी एक फंक्शन का भी हमने प्रोग्राम बताया है, ठीक है ना, उसी को हम दिखा दें ताकि आपको जो है आसानी रहे, समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन था, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में जो पैरामीटर पासिंग है, ठीक है ना, वो क्या है, कॉल बाय रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस पास किया गया है ना। लेकिन डिफॉल्ट आप फंक्शन देखते चले आ रहे होंगे, डिफॉल्ट जो है मैकेनिज्म वो क्या है, वो कॉल बाय वैल्यू है, कि वहां पे सिर्फ y पड़ा होता, यहाँ पे बस ये इंट a या इंट p होता या स्ट्रिक ना होता, ठीक है ना। ये रेफरेंस वाला मेथड है, कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन जो डिफॉल्ट है, आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे, तो 90% आपको क्या मिले होंगे फंक्शन, वो सब कॉल बाय वैल्यू वाले मिले होंगे। तो डिफॉल्ट मेथड क्या है, डिफॉल्ट मैकेनिज्म कॉल बाय वैल्यू ही है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि क्या डिफॉल्ट मैकेनिज्म कॉल बाय वैल्यू है, क्या क्या डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग जो मैकेनिज्म है वो कॉल बाय वैल्यू है, तो हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है ना। ये वाला भी क्या होगा, ट्रू, 2.5 भी क्या होगा, ट्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है द एक्सप्रेशंस ARR एंड एड्रेस ARR सेम फॉर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। क्या एक्सप्रेशंस ARR और एड्रेस ARR सेम है फॉर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स, ठीक है ना। एक एरे है 10 इंटीजर्स की, तो उसमें ARR और एड्रेस ऑफ ARR क्या सेम है। हमने बताया है कि जो एरे का जो नेम होता है वो उसके एड्रेस की तरह काम करता है, उसके सेगमेंट के एड्रेस की तरह, ठीक है ना। एरे का बेस एड्रेस होता है, ठीक है ना, जो पहले पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो आप चाहे अब हमने कहा अब ARR और एड्रेस ऑफ ARR दोनों में एक ही होगा। अगर हमारी एरे है, उस एरे में हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो हम लेते हैं, ये मान लीजिए एरे है और उस एरे में हमने कहा कई सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना, हम सब नहीं बना रहे हैं, बस आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पे कई सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना, तो अब 10 है इसी तरीके से। तो अब हमने कहा जो पहले वाला एड्रेस है, ठीक है, जो भी इसका पहले वाला एड्रेस है, पहले वाला एड्रेस मान लीजिए ये 2000 है, ठीक है ना, और ये इंटीजर टाइप की एरे है, तो 2001 2000 होगा, फिर 2002 होगा, फिर 3 होगा। अगर आपका 16 बिट कंपाइलर है, 32 4 या 64 है, तो आपके 4 बाइट के इंटीजर होंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो पहले का एड्रेस होगा, वो पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होता है किसी भी सेगमेंट का, वही उसका पूरा एड्रेस माना जाता है, ठीक है ना। तो एरे में क्या होता है, जब उसको हम रखते हैं तो ARR में भी 2000 आएगा और एड्रेस ऑफ ARR में भी 2000 आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगी, ये दोनों ही सेम है, ठीक है ना। वैसे अगर हम देखें तो सेम नहीं है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। भाई वो ARR है, वो एड्रेस ऑफ ARR है, ठीक है ना। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर ये सेम ही मिलेगा, इसलिए ट्रू होगा। द एक्सप्रेशन ARR एंड एड्रेस ARR सेम फॉर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स, ठीक है ना।
तो ये ट्रू होगा। 2.6 भी आपका क्या होगा, ट्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2.7 पे आते हैं। 2.7 कह रहा है आपका मेमोरी एलोकेशन कैन बी डन बाय यूजिंग कीवर्ड क्रिएट। तो मेमोरी एलोकेशन को कीवर्ड क्रिएट से किया जा सकता है। लेकिन हमने बताया हुआ है कि मेमोरी एलोकेशन के लिए आपके मेथड यूज होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं, मैलॉक, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है ना, और कैलॉक, कंटिग्युअस एलोकेशन, ठीक है ना, री एलोकेशन, एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको आपको फिर से री एलोकेट करना होता है, और फ्री, जो भी मेमोरी एलोकेट हुई उसको फ्री करना होता है, ठीक है ना। मैलॉक कैलॉक से जो भी मेमोरी क्रिएट हुई वो उसको फ्री करना होता है, तो वो फ्री 4 फंक्शन होते हैं। उसमें क्रिएट तो कहीं नहीं है, मेमोरी एलोकेशन के लिए क्रिएट तो नहीं यूज होता है, या तो मैलॉक या तो कैलॉक, और रीएलोकेशन करना तो रीएलॉक, क्रिएट तो कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कीवर्ड वाली बात, क्रिएट वाली बात ये गलत है। तो ये वाला भी 2.7 भी आपका फॉल्स होगा। आ रही है बात समझ में ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 2.8 पे। तो 2.8 हमारा क्या कह रहा है, पहले हम इसको हाईलाइट करते हैं आपको, आपके लिए। 2.8 कह रहा है द एक्सप्रेशन इंट फन, इंट ARR, ठीक है ना, एंड इंट फन इंट ARR2, ठीक है ना, ये क्या है, ये क्या सेम है। तो हाँ भाई ये क्या है, ये दोनों सेम है, इंट ARR और ये इंट फन ARR2, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। हमने कहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप कुछ लिखिए या ना लिखिए, यहाँ पर जब आप वैल्यू पास कर रहे हैं तो जो भी एरे होगी वो उस तरह से वो पास हो जाएगी, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेम है, द एक्सप्रेशन इंट फन इंट ARR और इंट फन इंट ARR2, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आप लिखिए इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ ना लिखिए, और फिर वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दीजिए, 5 एलिमेंट की है, फिर एक इंट ए 5 लिखिए, फिर 5 एलिमेंट लिख लीजिए, तो जैसे वो दोनों चल जाते हैं वैसे यहाँ पे भी ये चल जाएगा, तो ये सेम है। तो ये क्या है, ट्रू। 2.8 भी क्या होगा, ट्रू। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है देयर कैन बी 2 रिटर्न स्टेटमेंट्स इनसाइड अ फंक्शन। क्या एक फंक्शन के अंदर 2 रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है कि देयर कैन बी 2 रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड ए फंक्शन। तो क्या किसी फंक्शन के अंदर 2 रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं? हो बिल्कुल सकते हैं। तो भाई हमने कहा अगर ऐसा करो तो ए को रिटर्न करो, अगर ऐसा हो तो बी को रिटर्न करो, हो सकते हैं। तो क्या आपने इफ एल्स इफ कर दिए, 5 लगा दिए, ऐसा हो तो ये करो, ये ना हो तो ये करो, ये ना हो तो ये करो, ये रिटर्न करो, ये रिटर्न करो, वो 2 से ज्यादा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एग्जीक्यूट होगा वो एक ही होगा, वो एट ए टाइम एक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। एक रिटर्न हो गया तो बाकी फिर कुछ नहीं चलेगा उस फंक्शन में, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूट एक ही हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं। तो ये कह रहा है देयर कैन बी 2 रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड ए फंक्शन। हाँ हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, होने की बात है, एग्जीक्यूट होने की बात नहीं है, होने की बात है, इसलिए ट्रू होगा ये। 2.9 भी क्या होगा, ट्रू। फिर कह रहा है ब्रेक स्टेटमेंट, 2.1 देख लीजिए, कह रहा है ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू एग्जिट अ लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है लूप को एग्जिट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप जो है ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। जब लूप को एग्जिट करना होता है, लूप चल रहा है, उस लूप को मान लीजिए आपकी 10 इटरेशन है लूप के अंदर, आप चाहते हैं कि जब आई की वैल्यू 4 हो तब लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, तब लूप आगे टर्मिनेट हो जाए, लूप आगे ना बढ़े। तो आपको 4th इटरेशन पे ही चाहते हैं कि बाकी आगे के 6 ना चलें, तो आप ब्रेक करने के लिए इसका ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक लिखते हैं BREAK और सेमीकोलन, ठीक है ना, जानते होंगे ब्रेक को आप अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे ट्रू फॉल्स भी खत्म हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम आ जाते हैं। चलिए ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए फॉर कह रहा है, फॉर इज, फॉर क्या है, फॉर इज अनदर नेम फॉर वेरिएबल है, कि मोर प्रायोरिटी देन प्लस है, कि कैन नॉट रिटर्न एरे है, कि इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल है। फॉर क्या है, फॉर तो आपको पता है लूप है, तो इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल मिल गया आपको। एन एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप है फॉर,
आपको पता है ना एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप हमने बात की थी लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो हमने कहा एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जो लूप की बॉडी में अंदर जाने से पहले ही कंडीशन लगी होती है। तो लूप की बॉडी में अंदर जाने के ही पहले कंडीशन लगी होती है, तो वो वाले लूप क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है ना। और जो क्या होते हैं, जैसे डू वाइल है, डू वाइल में कंडीशन बाद में लगी होती है, ठीक है ना। तो जब हम डू वाइल का स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जैसे वाइल है या फॉर है तो हम फॉर लिखते हैं, और फॉर के अंदर जब लिखते हैं, ठीक है ना, उसमें तीन चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन भी होता है, कंडीशन भी होती है, और बाकी स्टेटमेंट भी होती है। इस तरह से तीन चीजें होती है ना। और फिर उसकी बॉडी होती है, ठीक है ना। तो बॉडी में तो वो तभी जाता है ना, फॉर लूप की बॉडी में तभी जाता है ना जब वो उसकी कंडीशन ट्रू हो, ठीक है ना। यहाँ तो तभी आएगा ना जब उसकी कंडीशन ट्रू हो। अगर नहीं, यहाँ की कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो ये एग्जिट कंट्रोल सॉरी एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है ना, इसी एंट्री पे लगा है। यही यही चीज वाइल में भी होती है, कंडीशन यहाँ ट्रू होती है तभी अंदर आता है, वरना नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन बस डू वाइल में अलग होता है। डू वाइल में हमने कहा कि डू वाइल की कंडीशन डिफरेंट होती है, वहां पे डू होता है, ठीक है ना, फिर उसकी बॉडी होती है, कंडीशन बाद में लगी होती है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कंडीशन आके लगती है। अब यहाँ पे कंडीशन लगती है तो जब तक क्या आता है, जब तक वो आता है तब तक की जो है कंडीशन ये होती है, ठीक है ना। अब ये जब तक हमने कहा जब तक वो आता है तब तक क्या होता है, तब तक जो है एक बार लूप एग्जीक्यूट हो चुका होता है, तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, डू वाइल। लेकिन फॉर क्या है, फॉर और वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। तो बात ये समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर कह रहा है फ्लोट। फ्लोट क्या है, आप बात समझ में आ रही है ना, फ्लोट क्या है। तो यहाँ पे हमें देखना है फ्लोट क्या है। तो फ्लोट क्या है, फ्लोट हमने कहा इज, अब ये तो इज अनदर नेम फॉर वेरिएबल, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कैन नॉट रिटर्न एरे ये भी नहीं है, इट्स नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप ये भी नहीं है। फ्लोट आपको पता है कि फ्लोट एक, फिर आगे फ्लोट डेटा टाइप का नाम है या तो कीवर्ड है, देखिए यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये देखिए मिल गया एच, ठीक है ना। तो ये 3.2 का क्या होगा, एच। ये फ्लोट क्या है, आपका एक कीवर्ड है, इज अ कीवर्ड, दिख रहा है ना। तो 3.2 का हो गया आपका एच, ठीक है ना। और पहले वाले का हमने बता दिया था फॉर इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, तो फॉर पहले वाले का क्या है ई, और ये 3.2 का क्या है एच। ध्यान दीजिएगा, लिखते रहिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोट इज अ कीवर्ड, तो ये वाला होगा एच, और पहले वाले का ये एंट्री कंट्रोल लूप ई होगा, ठीक है ना। चलिए रेफरेंस देखिए, रेफरेंस क्या होता है। देखिए रेफरेंस क्या होता है, ये एक नाम होता है, वेरिएबल को हम जब एक और नाम देते हैं वो होता है। तो अब जाहिर सी बात है, वेरिएबल को जब हम एक और नाम देते हैं वो नाम होता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका ये रेफरेंस ये वाला होगा, ए वाला, ठीक है ना, इज एन अदर नेम फॉर वेरिएबल, ठीक है ना। ये आपका वेरिएबल का होगा, जब वेरिएबल को एक और नाम हम देते हैं तो वो हम रेफरेंस लिखते हैं। आ रही है बात समझ में ना। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन क्या है, तो हैश डिफाइन हमने बताया कि हैश डिफाइन लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था कि हैश डिफाइन ये क्या है, बेसिकली मैक्रो है, ठीक है ना। ये क्या है, मैक्रो। देखिए मैक्रो का कोई ऑप्शन है, मैक्रो हमने बताया था कि जब आप कोई वेरिएबल नाम है जो आप ग्लोबली आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने ऊपर उसको डिफाइन कर दिया, जैसे हमने कहा पाई की वैल्यू है तो पी आई लिख दिया 3.14। अब आप पाई को आप कहीं पे भी इस्तेमाल करिए, अब आप उसको 3.14 लिखने की जरूरत नहीं है, पाई आप इस्तेमाल कर लीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई यहाँ पे है, कोई मैक्रो है देख लीजिए, यूजर डिफाइन नहीं, मैक्रो कहाँ है, मैक्रो देखिए इसमें है कहीं, जल्दी से देख लीजिए मैक्रो। तो यहाँ पर देखिए ये मैक्रो, ये वाला, ये सॉरी आगे निकल गए, हाँ यहाँ पे देखिए, तो ये कैन नॉट रिटर्न इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर इज यूज टू, ये देखिए डिफाइंस अ मैक्रो, दिख रहा है ना, ये क्या कह रहा है, डिफाइंस अ मैक्रो। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्या होगा, ये आपका ये होगा जी, 3.4 का क्या होगा, जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इनम। इनम क्या है, देखिए इनम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हाँ। तो इनम जैसे हमने कहा स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसी तरह से इनम भी क्या है,
वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो आप डेटा टाइप बनाते हैं वो। तो देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम देख लेते हैं जल्दी से, कहाँ पर है, ये देखिए के। तो मतलब है कि ये वाला ऑप्शन होगा के। तो इनम का क्या होगा आंसर, के। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है फंक्शन। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देख लेते हैं। हमारा फंक्शन इज द करेक्ट ऑपरेटर, फंक्शन इज अ कीवर्ड। फंक्शन क्या है, फंक्शन को हमें देखना है। देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा भी दिए होते हैं ना, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। फंक्शन हमारा है यहाँ पर, हाँ देखिए कह रहा फंक्शन, फंक्शन का ये वाला ऑप्शन सही होगा कि फंक्शन जो है, फंक्शन की प्रॉपर्टी है, फंक्शन पैरा आर्गुमेंट के तौर पर एरे को ले तो सकता है लेकिन रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन कभी भी एरे को रिटर्न नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन कभी भी रिटर्न एरे को रिटर्न नहीं करता है, ठीक है ना। फंक्शन रिटर्न करता है, हर तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन वो एरे को रिटर्न नहीं करता है, ठीक है ना। तो फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एरे, ये बात होती है। तो 3.6 का क्या होगा, सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लॉजिकल और ऑपरेटर। तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या है, तो इसमें कौन सा आपका लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल और आप जानते हैं ना कि लॉजिकल और कैसे बनता है। तो लॉजिकल और आपने कहा कि ये वाला जो है, ये आपका लॉजिकल और है। ये जो है ना, ये लॉजिकल और, ठीक है ना। लॉजिकल और है और ये लॉजिकल एंड है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल एंड इस तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉजिकल और की, लॉजिकल और। तो लॉजिकल और ये है आपका, ठीक है ना, तो ये एम है। तो लॉजिकल और आपका क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है एस्ट्रिक। ये जो एस्ट्रिक है वो हैज, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हो सकता है और ये वाला भी ऑपरेटर हो सकता है, पॉइंटर में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए आगे इसका मैचिंग कौन सा है। एस्ट्रिक कहाँ गया आपका, एस्ट्रिक कह रहा है, ये देखिए, मोर प्रायोरिटी देन प्लस। अब अगर हमने प्रेसिडेंस की बात की तो हमने कहा था एस्ट्रिक, डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन, इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है प्लस माइनस से। तो हाँ, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक वाले का बी हो जाएगा, ठीक है ना। एस्ट्रिक हैज यहाँ पर बी। आ रही बात समझ में ना। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रियल, रियल क्या है, ठीक है। तो रियल क्या है इसमें, रियल देख रहे हैं। रियल हमने कहा ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं ना वो रियल होते हैं। तो ये कह रहा है, हाँ रियल, रियल इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप। रियल वेरिएबल करेक्ट वेरिएबल टाइप नहीं है। रियल क्या है, रियल की जगह क्या, रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोट से, ठीक है ना। तो रियल करेक्ट वेरिएबल टाइप नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, रियल वाला आपका आंसर होगा 3.9 का हो जाएगा, जो है आपका ये डी, ठीक है ना। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, 3.10, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कॉमेंट्स इन सी, जो सी में कॉमेंट होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हम लिखते हैं, तो इसके बाद बीच में स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको कमेंट में लिखना होता है, फिर एस्ट्रिक फिर स्लैश, ठीक है ना। पहले स्लैश फिर एस्ट्रिक फिर एस्ट्रिक फिर स्लैश। आ रही बात समझ में ना। तो ये हो गए आपके मैच द फॉलोइंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और फिर अब देखते हैं कि यहाँ पर और आगे क्या हो सकता है। और आगे आप देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं जल्दी से, और ये आपका पेपर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखिए, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन। जो एरे में एलिमेंट्स होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं। एरे हमने बताया पहले, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। तो सीक्वेंशियल कहीं आंसर में है, तो ये देखिए ये वाला है, तो सी। तो 4.1 का क्या होगा, सी, सीक्वेंशियल। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द फंक्शन इज गिवन बैक टू मेन बाय यूजिंग कीवर्ड, ठीक है ना। जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है फंक्शन से, ठीक है ना, गिवन बैक टू मेन बाय यूजिंग कीवर्ड। तो जो भी वैल्यू फंक्शन में मिलती है वो कैसे वापस, फंक्शन कैसे उस वैल्यू को वापस करता है। कोई स्टेटमेंट होता है, कोई कीवर्ड होता है, रिटर्न, कई बार डिस्कशन हो चुका है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ लोकल वेरिएबल इज। जो बाय डिफॉल्ट है वो जो स्टोरेज क्लास होती है लोकल वेरिएबल की, वो क्या होती है, मतलब जो लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना, उनकी स्टोरेज क्लास क्या होती है बाय डिफॉल्ट,
मतलब अब तक हम लोग स्टोरेज क्लास जब आपने नहीं पढ़ा होगा, आप वेरिएबल इस्तेमाल करते चले आ रहे होंगे, तो कोई ना कोई तो उसकी स्टोरेज क्लास होती है ना ऑटोमेटिक। तो क्या होता है ऑटो, देखिए ऑटो दी हुई है, तो 4.3 का क्या होगा के। नेक्स्ट देख लें, फिर ये क्या रहा है डॉट 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 लूप कैन बी टर्मिनेटेड यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो लूप को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है ना, ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए। कोई लूप है जिसको हमने कहा आपको लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं ब्रेक के जरिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या रहा है, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लूप को ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट लूप ऐसा नहीं कि लूप हमेशा चलता रहेगा, अगर ब्रेक आपने बीच में लगा दिया तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डॉट 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 इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इसमें ये कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है, सीधी सी बात, ये बहुत सिंपल है भाई, पॉइंटर ही होता है ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा जे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है वेरिएबल दैट आर अलाइव एंड एक्टिव थ्रू आउट द प्रोग्राम आर कॉल्ड डॉट 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 वेरिएबल। मतलब कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो जिंदा रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, अलाइव रहते हैं, चलते रहते हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान, ठीक है ना। जब तक प्रोग्राम नहीं एंड होता तब तक वो चलते ही चलते हैं। वो कौन से वेरिएबल हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है भाई, इसमें ग्लोबल आप वेरिएबल, हाँ देखिए, तो वो कौन से वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल हैं, जो पूरे प्रोग्राम के दौरान एक्टिव रहते हैं। स्टोरेज क्लासेस में देखा होगा आपने, ठीक है ना। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है सब, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे कह रहा है डॉट 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 इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। कौन सा इसमें लूप है जो एग्जिट कंट्रोल लूप है, अभी हमने बात की थी जब हम बता रहे थे। तो डू वाइल लूप है जो एग्जिट कंट्रोल है, फॉर और वाइल क्या है, एंटी कंट्रोल लूप है। तो यहाँ पे डू वाइल है कहीं, देखिए ई वाला ऑप्शन है, तो डू वाइल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी डेटा ऑब्जेक्ट। पॉइंटर जो है वो किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता है, ऐसा कौन सा पॉइंटर है, ठीक है ना। तो वो नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी डेटा को पॉइंट आउट नहीं करता है। तो देखिए नल पॉइंटर क्या है इसमें ऑप्शंस में, देखिए होना चाहिए, ये देखिए नल है, ठीक है ना, नल पॉइंटर, ठीक है। फिर आगे पॉइंटर कई तरीके के होते हैं, नल, डैंगलिंग और बहुत सारे पॉइंटर होते हैं। देखिए जब वो आएंगे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे सारे तरह के पॉइंटर, ठीक है। फिर आगे हमने कहा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, द कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो क्या है, वो टर्नरी है। हमें ये आया हुआ क्वेश्चन है टर्नरी। हमने कहा ऑपरेटर तीन तरीके के होते हैं, एक यूनरी जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड हो, एक बाइनरी जिसमें दो ऑपरेंड हो, एक टर्नरी जिसमें तीन ऑपरेंड हो। तो वो टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है टर्नरी देख लीजिए आंसर में है कि नहीं है, ये एक बार देख लीजिए टर्नरी, हाँ एच, ठीक है ना, आंसर में है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं 4.10, ठीक है ना। ये कह रहा है इन इन डॉट 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 ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। तो इसमें सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं एक ही मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है ना। तो वो कौन सी चीज है जिसमें एक ही मेमोरी लोकेशन पे सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं, मेमोरी एलोकेशन एक ही होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो आपकी यूनियन है। स्ट्रक्चर होते हैं, यूनियन होते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स अलग अलग मेमोरी मिलती है, लेकिन यूनियन के मेंबर्स को एक ही मेमोरी मिलती है, कॉमन मेमोरी मिलती है, तो वो यूनियन होते हैं। तो ये है आपका यूनियन, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका जनवरी 19 पूरा हमने सॉल्व करा दिया, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड से, बाकी जो भी स्टूडेंट आपके साथ में पढ़ते हों, ठीक है ना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यूज़ जब ज़्यादा होते हैं, लाइक ज़्यादा होते हैं, तो जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप थोड़ा-सा इसको शेयर करते रहिए। और बाकी ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। जो है जनवरी 19 हो गया, अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे जुलाई 18, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीक मिलते हैं।